चलिए इधर पढ़ रहे थे अपन क्या, वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में से पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी, और हड़प्पा सभ्यता का समय मैंने बताया था 2350 से लेकर 1750। कितना? 1750, हाँ या ना? उसमें मैंने बताया था कि इसके हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के साक्ष्य जो मिलते हैं वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है, ठीक है ना। कुछ ये बताते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था, उसके कारण से हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया था, ठीक है ना। लेकिन वैदिक सभ्यता का आर्य सब मतलब जो आर्य आए थे, मतलब उन्हें हम वैदिक सभ्यता में काउंट करते हैं। काय में देखते हैं? वैदिक सभ्यता में। तो मैं जहां आर्य कहूं तो आप समझ जाना मैं वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने बताया तो जो वैदिक सभ्यता उसका जो समय पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1500 से लेकर 600। कहां से लेकर? 1500 से लेकर 600 माना जाता है। वे 1750 पर, ये 1500, बीच के 250 साल का अंतर है। तो अगर ये 250 साल बाद आए थे तो आर्यों ने आक्रमण कैसे कर दिया, हाँ या ना? लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्यों के आधार पर ही कहा होगा कि नहीं कहा होगा? तो किन साक्ष्यों के आधार पर ये कहा गया? तो वे साक्ष्य थे क्या? हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे, जो घर थे, उनका जो विनाश हुआ है, उन्हें जो मिटाया गया है, उन्हें जो देखने से पता चलता है, तो उन्हें देखने से जो पता चलता है उसमें ये पता चलता है कि आर्य ऐसे ही नाश करते थे किसी का आक्रमण करके। क्या पता चलता है? कि मकान आधे आधे टूटे हैं, मकान आधे टूटे हैं, ठीक है ना। तो आर्यों का आक्रमण करने का तरीका यही था कि आर्य जहां आक्रमण करते थे वह मकानों को आधा आधा तोड़कर चले जाते थे, हाँ या ना। क्योंकि आर्यों को देवता जो सबसे बड़े थे वे थे इंद्र, हाँ या ना। और इंद्रों को जो नाम से जाना जाता है वो है पुरंदर। किस नाम से? और पुरंदर का मतलब होता है क्या? आक्रमण करने वाला। क्या होता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस तरीके से उन्होंने आक्रमण किया तो उसमें घरों को आधा तोड़ दिया, तो आधे टूटे हुए जो घर मिले तो इसे पता चलता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। वर्तमान समय की खोजों के अनुसार ये पता चला है, भारत के आईआईटी ने खोज करी, उसके अनुसार तो ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाश हुआ है वो सूखे के कारण हुआ। 500 साल का सूखा पड़ा था यहाँ पर। सूखा जानो, पानी नहीं बरसा कितने साल तक? 500 साल तक। इस कारण से ये पूरी पूरी जो सभ्यता थी ये खत्म हो गई, क्योंकि कोई कोई ने आक्रमण किया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता कोई एक गांव थोड़ी था, 23,000 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ था। कितने में? 23,000 वर्ग किलोमीटर में बसी हुई किसी सभ्यता को कोई आया और विनाश करके चला गया, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, मान लिया कि कुछ जगह आक्रमण हो जाता लेकिन एक ही नहीं बचो। तो ये बताते हैं सूखा पड़ा तो कुछ लोग यहां से पलायन कर गए और कुछ लोग मर गए। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बात ये आती है कि कुछ ही नहीं बचा वहां पर, कुछ ही देखने को नहीं मिलता है, तो आक्रमण में जानवर ही बच जाते, भाई औरतें बचती, बच्चे बचते, कुछ ही नहीं बचा। तो ऐसा बताते हैं कि सूखा पड़ा था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया था। अब आर्यों ने आक्रमण किया था तो आर्य आए होंगे कहीं से, हाँ या ना? तो आर्य कहां से आए? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से, और सबके फिर मत अलग यहां हो जाते हैं। कुछ कहते हैं एशिया माइनर से आए थे, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से, कोई कहते हैं यूरोप से आए थे, कोई कहते हैं ईरान इराक से आए थे, कोई कहीं का बताता है। वो हम आगे देखेंगे, सबके हिसाब से अलग अलग, ठीक है ना। और हाँ कुछ तो कहो। कुछ लोग ये बताते हैं कि आए नहीं थे, ये तो फैलते चले गए। कैसे फैल गए? जैसे परिवार में आप जानते हैं कि आपके दादा और दादी थे, फिर उनके 2 पुत्र हुए, 2 के 4 हुए, परिवार फैल रहा है ना ऐसा। तो फैलने के लिए फिर क्या है कि इतनी जनसंख्या हो रही है तो उन्हें जगह भी तो चाहिए, तो इस कारण से वो परिवार आगे बढ़ा, तो इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए। इस तरीके से कुछ ये कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये एक जगह से उठे, चल कर आए और दूसरी जगह स्थापित हो गए। ये दोनों सिद्धांत अलग होते, एक विसरणवादी और एक विकासवादी सिद्धांत होता है। समझ में आया कि नहीं आया? वो हम आगे देखेंगे। पर आर्य जब भी भारत में आए होंगे कोई रास्ता तय करके तो आए होंगे, उड़ के आए थे। एयरप्लेन चलता था उस समय, पुष्पक विमान से चाहे आ गए हो। कौन से विमान से? रावण से ले आए होंगे, ला दे ये तनक, इससे थोड़ा चल दिया जाएगा, तो चले आए होंगे काय से? पुष्पक विमान से। ऐसा लगता है तुम्हें? लैंडिंग चल रही है, कहीं आ रहे हैं, आक्रमण कर भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, आए थे पैदल चलकर आए थे। 7 कबीले आए थे। कितने कबीले? 7 कबीले। समझ में आया कि नहीं आया? पहला जो कबीला जो आया था वो कुरु था। कौन सा था? कुरु, ठीक है ना। इसकी स्टोरी
लास्ट में जब 600 में पहुंचेंगे ना तब पढ़ाएंगे कुरु की, क्यों कुरु से कौरव बने थे और फिर महाभारत का युद्ध कराएंगे अपन, ठीक है ना। तो अभी समझ जाए कुरु आ गए यहाँ पर, कबीले 7 कबीले आए, क्योंकि क्या था कबीले, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं कोई बड़ी बस्ती नहीं आई, कबीले के रूप में बस गए, गांव से भी छोटी व्यवस्था है कि नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या, वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। कैसी सभ्यता कहते हैं? भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता है। और हाँ, विश्व की पहली ग्रामीण सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी? हाँ, भारत में अगर पहला करना है तो पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। पहली नगरी, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड, कौन सी है पहली? और रूरल सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट, कौन सी हो जाएगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीजों में अंतर समझ में आया? देखो, हड़प्पा भारत की विश्व की पहली है तो भारत की भी पहली होगी। जब विश्व की पहली है तो भारत की अपने आप पहली होगी। कौन सी सभ्यता है वो? कैसी सभ्यता? शहरी है, नगरीय है, अर्बन है, क्लियर है। लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, भारत की पहली। अब भारत की पहली तो इसका ये मतलब नहीं विश्व की पहली है। विश्व की पहली कौन सी होती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? अब मेसोपोटामिया कहां था? आज के ईरान और ये मिस्र जो वगैरह है ना, यहाँ पर था। ओ हाँ, 2 नदियों के बीच में ये सभ्यता थी। नाम बताए थे मैंने शायद, कौन कौन से थे? यूक्रेटस और टिग्रिस। कौन सी थी? और एक और पुराने नाम दजला फरात। पुराने नाम क्या है? इसलिए मेसोपोटामिया का कहीं ना कहीं नाम मिलता है दजला फरात सभ्यता। कौन सा? एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता में है, नील सभ्यता कहते हैं कि वो नील नदी के पास में थी। हाँ है ना, अलग वर्ल्ड पे चले गए अपन, अब वैदिक पे लौट गए अपन, ठीक है ना। तो सुने आप ध्यान से, तो इन्होंने सबसे पहले भारत में ग्रामीण सभ्यता बसाई। कौन ने? वैदिक लोगों ने। वैदिक लोग कहलाते आर्य, इसलिए इस सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन रास्ता तय करके तो आए होंगे। जब ये रास्ता तय करके आए तो कोई रास्ता तो होगा। तो ये मध्य एशिया से चले लाल। कहां से? यूरोप के नीचे से, टर्की वगैरह जो जहां पर अफगानिस्तान और ये कजाकिस्तान ये वगैरह, ये मध्य एशिया कहलाता है, यहां से चले गए, ठीक है ना। आगे आके आए, इन्हें हिमालय पड़ा। हिमालय को तो उलांग नहीं सकते थे कि हिमालय तो बहुत ऊंचा है, तो बाद में इन्हें दर्रा खोजो, तो हिमालय की एक श्रेणी मिली इन्हें जिसका नाम था हिंद कुश पर्वत। कौन सा? हिंद कुश पर्वत अफगानिस्तान साइड पड़ा इन्हें। कौन सी साइड? ठीक है ना। ईरान मीरान से ऐसे होके आए थे, सीधे ऐसे नहीं आए, ईरान से घूमते हुए आए थे। कहां से? ईरान इराक से घूमते हुए आ रहे हैं। जैसे ऊपर से इस तरीके से आए, ऐसे गए और ऐसे भारत में प्रवेश करना है इन्हें। जैसे इधर तो यूरोप है, इधर तो यूरोप है और इधर जो भारत है। अब ये ऐसे नहीं आए, ऐसे में हिमालय कैसे पार करते? बहुत ऊंची चोटियां है ना, तो इस तरीके से गए इधर से ऐसे और इस तरीके से अफगानिस्तान या फिर ऐसे भारत में प्रवेश करे। तो यहाँ पे इन्हें जो श्रेणी मिली ये थी हिंद कुश। कौन सी? हिंद कुश श्रेणी। कौन सी श्रेणी? हिंद कुश पर्वत का नाम है एक श्रेणी, एक रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है हिंद कुश। यहाँ में एक दर्रा था, ऐसा दर्रा, दर्रा मतलब नदी का स्थान, ऐसे घूम के नदी जाती है, नदी सूख गई, अब वो रास्ता ही बचा। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा, बरसात में नदी में पानी रहता है, सूख जाती है, गर्मियों में देखा वो रास्ता बन जाता है कि नहीं? वो रास्ते को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। इंग्लिश में पास, हिंदी में दर्रा। कुआ को दर्रा नहीं, आदमी को दर्रा, आवे जावे। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम था खैबर दर्रा। कौन सा? खैबर दर्रा। तो आर्य भारत में प्रवेश करते हैं हिंदकुश पर्वत से, के खैबर दर्रे से। तो हाँ, और उनके आगे पड़ती है क्या? हड़प्पा सभ्यता। उस पर आक्रमण करते हैं और भारत में बस जाती है 7 कबीले के रूप में, और ये कहलाती है भारत की पहली ग्रामीण व्यवस्था या ग्रामीण सभ्यता। और इसी का नाम पड़ जाता है वैदिक सभ्यता, क्योंकि ये वेदों के आधार पर इनकी जानकारी मिलती है, इस कारण से इन्हें कहते हैं क्या? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक में हमें जानकारी मिलती है वेद की, जिनका इतिहास वेदों से पता चला है, ऐसे इतिहास को हम वैदिक इतिहास कहते हैं, और ऐसे लोगों की सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो लोग रहते थे उन लोगों को आर्य कहते थे।
ये लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ कुल क्या मानते थे? क्या मानते थे? श्रेष्ठ कुल का। हमसे ऊंचा कुल कोई सा नहीं है। इसी आर्य शब्द का एक मतलब निकलता है श्रेष्ठ कुल। क्या? ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, कमला पसंद। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कैसे थे? श्रेष्ठ कुल के व्यक्ति थे। अब हड़प्पा के लोगों पे इन्होंने जो आक्रमण किया, उन्हें दास बनाया। क्या बना दिया? हरा दिया, दास बनाया। दास का आगे नाम चलकर दस्यु कहलाए। वो कौन कहलाए? और ये दस्यु आज जनजाति के रूप में पहचाने जाते हैं। काय के रूप में? जो जंगलों में जनजाति है, इन्हें ऐसा मानते हैं ये वो भारत के पुराने लोग हैं जो हड़प्पा के समय के थे, उनके वंशज है। समझ में आया कि नहीं? इन्हें कई आर्यों ने हरा दिया और अपने गुलाम बना लिया। अब गुलाम शब्द नहीं चलता था, दास शब्द या दस्यु शब्द चलता था। कोई दिक्कत? अब दोबारा देखो, क्यों बना दिया, क्यों दास माना, क्यों अपने बराबर का नहीं माना इन्होंने? आर्य संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्यों की भाषा संस्कृत थी, क्योंकि हड़प्पा के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। एक तो पहचान जाई हो गई, तुम हम है ही नहीं हो। तुम अगर हम होते तो तुम भी क्या बोलते? संस्कृत बोलते, क्योंकि भारत में उस समय हड़प्पा के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। वे बोलते ही क्या थे आज तक पता नहीं, क्योंकि उनकी सभ्यता को, उनकी भाषा को आज तक पढ़ा नहीं गया। उनकी लिपि क्या है आज तक पता नहीं है। ठीक है ना? हड़प्पा लोगों की जो लिपि थी उसका नाम था बाउस्ट्रोफिटन। क्या था? ठीक है ना? वो इस तरीके से लिखी जाती थी, लेफ्ट राइट इस तरीके से। ऐसा नहीं लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट फिर राइट लेफ्ट फिर लेफ्ट राइट, इस तरीके से चलता था। मतलब लाइन खत्म हो गया, हम वहीं से दोबारा चालू करते बिना कराते, बहुत जल्दी में रहते वहीं से, इस तरीके से। पर पढ़ा नहीं गया उन्हें क्या लिखा है। बाउस्ट्रोफिटन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाउस्ट्रोफिटन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या कहलाती है? बाउस्ट्रोफिटन। क्या कहलाती है? क्लियर है ना? हड़प्पा, अपन वैदिक पे जाओ। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। क्या बोलते थे? एक दिक्कत आई कम्युनिकेशन की, कि तुमसे हम कैसे बात करें, हम भी बोल रहे हैं तुम भी बोल रहे हैं, समझ में कोई आ ही नहीं रही। अब हड़प्पा के लोग अगर ये कहें कि तुम हमारी भाषा सीख लो, तो आरे वाले तो देगा लाल, एक तो तुम्हें हरा दाओ, हम तुम्हारी भाषा सीखो, तुम हमारी भाषा सीखो। उन्हें सिखाई गई क्या? संस्कृत। क्योंकि उत्तर भारत में तो सारे के सारे आर्य आए गए थे, तो यहाँ पूरे के पूरे उत्तर भारत को सबने मिलकर सिखा दी। लेकिन दक्षिण भारत को कौन सिखाए? वहां तो आक्रमण हुआ ही नहीं था ना। तो सबसे पहले ऊपर से जो व्यक्ति आएगा उत्तर भारत में आएगा, दक्षिण में आएगा, तो वहां तो सबरे आ गए, आ जाओ सीख लो, कहीं सब बगल में रहने लगे, सीख ही जाएंगे। साउथ में कौन सिखाएगा? तो साउथ में सिखाने के लिए एक व्यक्ति गया, जिसे आज भी जाना जाता, अगस्त ऋषि। कौन से ऋषि? नाम सुना है? सुना है कि नहीं? अगस्त ऋषि गए कहां पर? दक्षिण में, संस्कृत भाषा के सिखाने के लिए। और हाँ, दक्षिण भारत में संस्कृत किसने सिखाई? जिन्हें संस्कृत आती थी वे आर्य कहलाए, जिन्हें संस्कृत नहीं आती वे अनार्य कहलाए। अब अनार्यों को आर्य बनाने के लिए एक तो भाषा सीखना जरूरी है, दूसरा एक और काम, गायत्री मंत्र के द्वारा उन्हें आर्य बनाया जाता था। किसके द्वारा? गायत्री मंत्र के द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। किसके द्वारा? गायत्री मंत्र के द्वारा अनार्यों को आर्य बनाया जाता था। और फिर बात आ गई कि गायत्री मंत्र ही कौन ने बना दिया? तो गायत्री मंत्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? अब विश्वामित्र का भी नाम सुना होगा आपने। इन सब की स्टोरी सुनाएंगे आपको धीरे धीरे करके, आगे सब आएंगे। ठीक है ना? तो विश्वामित्र को सुनाया, विश्वामित्र ने कौन सा मंत्र बनाया? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उपयोग किया गया अनार्यों को आर्य बनाने में। कहो हाँ। दूसरा उसका उपयोग था सूर्य की उपासना के लिए। काय के लिए? कुछ लोग ये मानते हैं गायत्री मंत्र की उपासना के लिए, मेन है वो सूर्य की उपासना के लिए। कहो हाँ। समझ में आया ना? अब इसका क्वेश्चन यह जाता है कि गायत्री मंत्र किसने बनाया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? अभी अपन सब पढ़ेंगे, अभी तो ऊपर ऊपर बता रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम सबसे पहले बहस करेंगे कौन सी चीज पर? बहस ही कहलाएगी वह, आर्य कहां से आए, कौन थे। सबने अपने अलग अलग मत दिए, सब इतिहासकार रहे, सबने अपने नाम छपवाने के लिए अलग अलग कहे। ठीक है ना? देखिए आप, तो इसमें हम इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे।
देखिए, सिंधु संस्कृति पतन के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अभी हाल बता दिया क्यों नाम से जाना जाता है, आर्य थे इसलिए आर्य सभ्यता है, वेदों से ज्ञान मिला इसलिए वेद सभ्यता। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसका जो कालखंड है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है, इसका वैदिक का, तो इस तरीके से 1500 से लेकर 600, लाल क्या लेन तो पहले 1500 से 600, और इसे दो भागों में बांट दिया। पहला बांटा 1500 से लेकर 1000 और दूसरा 1000 से लेकर 600। जो 1000 से 600 इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। और इसे कहते हैं हम ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। कभी कभी ये पूछ लेता है कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटने का जो काम किया था या दो भागों में किस आधार पर बांटा गया, तो आप आंसर देंगे लोहे की खोज के आधार पर। काय के आधार पर? वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटने का बेस क्या था, तो आप बताएंगे लोहे की खोज, इन्वेंशन ऑफ आयरन। ठीक है ना, तो लोहे की खोज हो गई। अब लोहे की खोज के आधार पर बांटा गया तो कॉमन दिख रहा है 1000। इसका ये मतलब है कि 1000 में क्या खोजा गया? लोहा खोजा गया। ठीक है ना, तो 1000 ईसा पूर्व में काय की खोज हुई? लोहे की खोज। लोहे की खोज कहां हुई थी? हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर का आपने महाभारत में नाम तो सुना होगा, हाँ या ना? तो नहीं सुन पाए? हस्तिनापुर में हुई थी खोज। काय की? लोहे की। पहले लोहे को लोहे ना कहकर कृष्ण अयस्क कहलाता था। कृष्ण अयस्क, क्यों? भगवान कृष्ण भी सांवले थे और लोहा भी कैसा दिखता है? सांवला, तो उनके नाम पे रखा हो गया था। उस समय की सबसे बड़ा आविष्कार था लोहा। ठीक है ना, तो इसके आधार पर इसको बांट दिया गया। अब दोबारा सुनो ध्यान से, लिखो मेरे को मत, क्या लिखा है, वीडियो बनाएंगे सभी डाल देंगे। ठीक है ना, सुनिए ध्यान से। स्टोरी है, स्टोरी लिखोगे ना सब आनंद खत्म हो जाए। तुम्हारी स्टोरी सुना रहे हैं उस समय की जिस समय से आप भारत में आए हो। समझिए, हम हमारे पूर्वज को जानने की इच्छा सबके मन में रहती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, रहती है तुम्हारे? हमारे दादा क्या करते थे, दादा के पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, कैसे थे, कहते रहते हैं जमींदार थे, और जमींदारी कैसी है थी, मन में आता है कि नहीं? हम वो सिखा रहे हैं कि तुम जब धरती पर कोई नहीं था उस समय से सिखा रहे हैं आपको कि आप कैसे थे, कैसे आए। तो सुनने का मजा ही अलग कुछ है। तुम्हारे कौन कौन से डाउट क्लियर होंगे? सोचिए, ना जाति का पता था ना वो कुछ था, केवल एक चीज से जाना जाता था, सब आ रहे हैं, श्रेष्ठ कुल के सब माने जाते थे। आज सबके कुल अलग अलग हो गए, कोई ऊपर कह रहा है कोई नीचे कह रहा है। ये यहीं से तो पता चलेगा कैसे ये सब हुआ, कैसे इस तरीके से भ्रम पैदा हो गए, तो यहीं से तो पता चलेगा। अब तुम लिख भी बैठ गए, जा तुम तो और पागल हो जाओगे यार। वीडियो बना रहे हैं उसमें से घर जाकर देखना, पढ़ना और लिखना अपना। सुनो, अब तो सुनने का मजा जो है ना, सुना है। आर्य लोगन ने भी सबसे पहले सुना था, लिख नहीं पाते थे, जैसे हम तुम्हें लिखन नहीं दे रहे। वे भी क्या लिखना नहीं जानते थे, समझ में आया? केवल क्या जानते थे? बोलना। क्या? बोलना। और बोलते थे संस्कृत में। कौन से में? तो अब मैंने सीख लिया और मैं मरने वाला हूं, अपने घर का कोई और है, तो अब मुझे वह कुछ सिखाना है, तो बोल के ही सिखाएंगे। ना आ रहा हो समझ तो ऐसे देखो, तुम पैदा होता ही लिख वो सीख गए थे का? कौन सीख गया था? उनको तो बैठो हुए वो महान, कहाँ है वो आइंस्टीन? उनको ही तो हाथ नहीं उठा रहा। कौन सीख गया था पैदा होता ही सबसे पहला? मुझे पेन में लिखना हूं है क्या ऐसा? अच्छा, जे देख अगर मैं सीख गया तो क्या कह रहा है उससे? बैग तो पैक भयंकर कर लो, तो जो क्या है कितने भयंकर। तो लिखना नहीं जानते थे, तो फिर अपनी बात को तुम देखो, बच्चा पैदा होता है लिखना तो नहीं जानता ना, माँ कहना सीखता है, पापा कहता है, और लिख लिख के मार मार के सिखाते, क्या सीखता है वो? घर वाले जो है बड़े विवास कहते हैं बोल माँ, वो माँ बोलने लगता है, फिर कहते हैं पापा बोल, पापा बोलने लगता है, फिर बाद धीरे धीरे गाली दे वो सिखाते, सुबह गाली देने लगते हैं। आपने तो यही चलता है ना इधर, बाहर के लोग ले ले जाओ गाली दीजिए।
तो लिख लिख के गाली याद करा रहे थे। तो क्या पहले शुरुआत में वो माँ पापा कहता है, फिर वह घर वाले मजा आता है, पापा का नाम लीजिए कौन जा रहा है, तो क्या लिख लिख कर, तो बोल कर, काय के तो बोलकर सीखते हैं ना, उसे लिखना तो नहीं आता ना। आर्य लोगों को भी शुरुआत में लिखना नहीं आता था, बोलना आता था, और सिखा भी कैसे रहते, बोल बोल कर अपने आने वालों को, इसको आने वालों को बोलकर ही सिखाते थे। इस कारण से इस सभ्यता को उनकी किस नाम से जानते हैं, किस नाम से, श्रुति साहित्य या श्रुति सभ्यता। श्रुति का मतलब होता है सुनने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला। और ऐसा कब तक चला, 1500 से 1000, 1000 आते आते ये लिखना सीख गए थे। क्या सीख गए थे लाल, लिखना सीख गए थे। क्या लिखना सीख गए, समझ में आया ना। धरती पे कोई ये लिखना नहीं आता था, केवल बोलना आता था, इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया था लिखने के लिए। क्या करने के लिए, लिखने के लिए। आओ लालों कहीं बहुत कुछ कर लिया है, लाल तू आजा, तू यह कहीं सबसे ज्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति, तू ही सब कुछ कर सकता है। हमें लिखना नहीं आता है, बोलना आता है, ज्ञान बहुत है, लेकिन वह लिख नहीं पा रहे। आने वाली संतानें भी मोबाइल चलाएंगी, भी पढ़ेंगी कैसे, वे नहीं सीख रही कछू, वे तो गूगल गूगल करेंगी, कहीं लिख दो कहीं कछू। गणेश जी को बुलाया तो वेद व्यास जी ने बोला, वेद व्यास जी अंधे थे, ठीक है ना, वे लिख नहीं पाते थे, लिखवाया गणेश जी से। बोला किसने, वेद व्यास जी। गणेश जी की राइटिंग बहुत तेज थी, स्पीड बहुत तेज थी, राइटिंग बड़ी सुंदर थी। 14 दिन में उनने सब कुछ लिख डालो, पूरे ग्रंथ, पूरे वेद लिखित कर दी। इसलिए 14 दिन के गणेश जी बनाते हैं। कितने दिन के, 14 दिन के। कितने दिन के, 14 दिन। समझ में आया कि नहीं आया। वो भयंकर लगता है, उनके बगल में एकाक लड़ुआ रख रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया। ओ हाँ, लड़ुआ प्रिय है, खात रहे लिखत रहे, बोलत रहे। इसलिए वेदों के संस्करण कर्ता, इकट्ठा करने वाले, जमाने वाले कौन कहलाते हैं, वेद व्यास। कौन, वेद व्यास। व्यास का मतलब होता है बांधने वाला। मैथ में पढ़ा है व्यास, डायमीटर पढ़ा कि नहीं, इधर से लेकर उधर तक का पूरा। तो उन्होंने क्या किया, वेद इधर से लेकर उधर तक के सारे वेदों को बांध दिया, वेदों को बांध दिया। तो संस्कृत में बांधने को व्यास, यहां से इस छोर से लेकर उस छोर तक की चीज को व्यास कहते हैं, इसलिए उनका नाम कहलाया क्या, वेद व्यास। वैसे उनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था। क्या नाम था, लेकिन वेदों के संकलन कर्ता कहलाते हैं, इस कारण से उनका नाम हो गया वेद व्यास। वेदों को बांधने वाले वेद व्यास। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ले पढ़ा इतना सब। अंग्रेजी। भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में दो भागों में विभक्त। वैदिक काल की अंतिम अवधि 600 ईसा पूर्व मानी जाती। इसके बाद महाजनपद चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, जनपद और महाजनपद, ठीक है ना। फिर हमें पूरे भारत का इतिहास मिलता है, यहाँ से उत्तर भारत का भी मिलता है और दक्षिण भारत का भी मिलता है, और यहाँ से आज तक लगातार आ रहा है, कभी बीच में कोई गैप नहीं है। देखो हड़प्पा के बाद वैदिक में गैप मिलता है, हाँ या ना, पर वैदिक पढ़िए तो कल तक का इतिहास लिखा हुआ है, कल जो घट गया है ना वो भी लिखा हो गया, कभी कोई गैप नहीं है, ठीक है ना। तो सही तरीके से इतिहास का वर्णन हमें भारत का मिलता है, कहां से, वैदिक से लेकर आज तक का ही, ठीक है ना। 600 ईसा पूर्व भारतीय ऐतिहासिक पटल पर व्यापक परिवर्तन होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम नगरीय क्रांति के बाद यह काल द्वितीय नगरीकरण का दौर माना जाता है। 600 ईसा पार का जो महाजनपद काल चालू हुआ, कौन सा काल, महाजनपद काल जो चालू हुआ, कौन सा, 600 ईसा पूर्व में कौन सा चालू हुआ, महाजनपद चालू हुआ। इसे कहते हैं क्या, द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन है कौन सी, महाजनपद। पहली नगरीय सभ्यता है क्या, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। द्वितीय नगरीय सभ्यता है कौन सी, क्लियर है। तो द्वितीय नगरीकरण का दौर माना जाता है। इस काल में महाजनपदों का उदय होने के साथ ही जैन बौद्ध धर्म का विकास हो गया। अब जिनका विकास क्यों हो गया, ये भी तो बात है। पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म आ क्यों गए, जरूरत का पड़ गई, हमरे तो भागवत धर्म चल रहा था,
ब्राह्मण धर्म चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हाँ या ना? वैदिक में पढ़ेंगे हम ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण ग्रंथ थे, पढ़ने वाले ब्राह्मण हो गए, तो आज हम उन्हें ब्राह्मण ही कहते हैं कि जो कौन सी जाति है, ब्राह्मण है। पहले कोई ब्राह्मण जाति नहीं थी, अभी हाल आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? यहीं से मैं बता रहा हूँ ना, आपको जाति हर चीज का पता चलेगा यहाँ से, ठीक है ना? तो मुझे बताइए, हमारे इधर तो ब्राह्मण धर्म चल रहा था या भागवत धर्म चल रहा था? हाँ या ना? या कह सकते हैं सनातन धर्म, और जो बीच में कौन से आ गए, जैन धर्म। और कोई कारण तो हुआ होगा, कोई घटना तो घटी होगी, तभी तो किसी नई चीज की उत्पत्ति हो जाती है कि नहीं? देखेंगे कैसे आए जैन और बौद्ध। यहां से भारतीय इतिहास को एक निश्चित एवं क्रमबद्ध दिशा प्राप्त होती है तथा आगे चलकर उत्तर भारत में दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में व्यक्त हो जाता है। देखते रहेंगे हम। इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि इस काल के बारे में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। कैसे? वेदों से। साथ ही इस काल में समस्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्धारण वेदों के द्वारा होता है। हर चीज का काय का निर्धारण वेदों के द्वारा, सब लिखा है वेदों में। हाँ, कैसा कैसा किसे जीना है। अतः एक कारण है भी कि इसे वैदिक काल कहते हैं। आगे देखिए, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति लिटरेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। काय का ज्ञान नहीं था? स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका नहीं था उन्हें। लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, लिखें कैसे। बच्चे से कहे आ, वो आ कहने लगे, वो फिर बात कर लिख के बता, तो उर्दू में देखे, बहुत पागल है रे तू, से कहा है नहीं, लिख भी कह रहा है, अंदर कहता है, वो तुम्हें समझ में नहीं आता है। समझ में आए ना? अब्बास क्यों माँ, अब्बास क्यों लिख के बताइए, माँ दे, माँ रखा है तू, तो समझ में नहीं आ रहा, तो सिखा दे पहले। तो काय का ज्ञान नहीं था? लिपि ज्ञान। अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। वैदिक काल के निर्माता के रूप में आर्यों को स्वीकार किया जाता है। मतलब वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य। वैदिक काल में हम जो भी अध्ययन करते हैं वह वस्तुतः आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन से संबंधित है। मतलब हम आर्यों को सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर, क्या खाते थे, कैसे रहते थे और क्या पहनते थे, सब आएगा इसमें, सब चीजों की। अब आर्य कौन थे, जाओ आर्यों के बारे में जान लें अपन। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैक्स मुलर ने 1853 में किया। 1853 में किसने किया? अब इस समय हम अंग्रेजों गुलाम थे, किसके? उस समय खोज चल रही है, समझ में आया ना? और खोज कितने साल पुरानी चल रही है, अंदाजा लगाइए, ठीक है ना? ऋग्वेद में कुल 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 33 बार। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, सभ्य। बता दिया मैंने आपको। वस्तुतः आर्य प्रजाति अथवा नस्ल सूचक शब्द नहीं है, किसी की जाति नहीं है आर्य। भारतीय किसी की जाति है क्या? भारतीय तो हम सब है ना, पूरे भारत के लोगों को क्या कह देंगे हम? भारतीय कहेंगे। ऐसे जितने भी वहां लोग थे उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्य, ठीक है ना? बल्कि एक भाषा सूचक शब्द है। कैसा है? जैसे भारतीय, उनकी भाषा कैसी है? भारतीय। सबको हम भारतीय से संबोधित कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे देखिए, हालांकि हिटलर द्वारा भी काय का प्रयोग किया गया? आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। काय के द्वारा? हिटलर के द्वारा भी आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से जर्मन वासियों को श्रेष्ठ बताकर प्रेरित करता है। कहता था तुम आर्यों के वंशज हो, तुम कहां झुकोगे, तुम सभी मिटा दोगे, उठो जागो और चलो और मेरे सिंगे सभी मारो। कितने लोग जज सभी मार देते तो भी नहीं छोड़े, ठीक है ना? भारत में आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति से की जाती है, इंपॉर्टेंट है। भारत में आर्यों की पहचान किससे? नार्डिक देश है, एक देश नहीं, देशों के समूह को नार्डिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्डिक कहते हैं। नार्डिक शाखा के सफेद उपजाति, अब आप जानते हैं यूरोप में नार्डिक देश है, ठंडे पर नहीं भयंकर। ओ हाँ, तुम जानते हो ठंडे पड़ रही तो वे कैसे हो जाएंगे? सफेद। कैसे हो जाएंगे? सफेद। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग तुम्हें कैसे दिखेंगे? सफेद। और गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग आपको कैसे दिखेंगे? काले। अब हम ठंडे में भी हैं, काले में भी हैं, इसलिए हम बराबर के मिले जाते हैं, हाँ या ना? साउथ में चले जाओ, गर्म है ज्यादा, और उससे नीचे चले जाओ तो और ज्यादा काले, और ऊपर चले जाओ तो सफेद कहें उन्हें, गोरे। तुम भाई गोरे काले में लग रहे हो तुम, ठीक है ना? कहीं गोरे रहने लगो भाई।
पूरी नार्डिक देश, इनमें कौन कौन आता है देखो। नार्डिक देशों में डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। यूरोप के देश है ये, यूरोप में उत्तर में है ये, रशिया के पास से चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड शामिल है। क्लियर है। नॉर्वे में तो आप जानते हो 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। हाँ, कैसे रहते होंगे, ये सूर्य की रोशनी पहुंचाने के लिए कांच लगे रहते हैं गांव के ऊपर, क्योंकि ऐसा ऐसा है देश, ऐसा अभी रह रहे हैं जहां सूर्य चला जाता है ऐसा। अब वो तो जब आएगा थोड़ा बहुत आता है, पहली बात तो इनके ऊपर इतना निकलता ही नहीं है, पहाड़ के कारण इन पे बच रहे, तो जिद मर ही जाएंगे ठंड के मारे। इन्हें पहाड़ों पर ऐसे कांच लगा दे, सूर्य आया, रोशनियां पड़ी, उसकी रोशनी इनके घरों पर आई, इस कारण से ये सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं। 6 महीना दिन और 6 महीना हाँ। कैसा लगता होगा जीवन पर, यहाँ रात में बहुत बेहतरीन लगता है। बेहतरीन क्यों लगता है, क्योंकि आसमान जैसा हम देखते हैं ऐसा नहीं रहता। यहाँ कभी आसमान नीला हो जाता है पूरा रात में, कभी दिवाली पटाखे चलते ऊपर चलते देखते ऐसे पूरे पूरे में फूल जैसे बन जाते, ऐसा बादल हो जाता है पूरा। कभी अलग अलग तरंगों के रूप में बादल हो जाता है, ऐसा पूरा का पूरा लाइटिंग चलती है, तो जो कैसा लगता होगा। तो यहाँ की जो होटलें हैं, यहाँ लोग वहां घूमने जाते हैं, तो वहां खुले में कांच में ऐसी बनाई जिससे आसमान दिखता रहे, क्योंकि आसमान देखने का ही मजा है। वहां वहां घटनाएं होती है ऊपर, सूर्य और पृथ्वी के किरणों के कारण से चलता है वहां पर, तो आसमान अलग अलग रंग का होता है, कभी बैगनी कलर का, कभी नीले कलर का, कभी एकदम सफेद हो जाता है, कहीं अलग कलर रंग बिरंगे कलर का ऐसा आसमान हो जाता है। तो थोड़ा सोच कर देखो कैसा लगता होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीका होता है कि ऐसा गड्ढा है, सुनना है, ऐसा ही गड्ढा है, उसमें बढ़िया पूरा कमरा बनाया गया है, वहां में भी रहे चारों तरफ से तो धरती हो गई, ऊपर से कांच से ढक हुआ है, बढ़िया लाल सो रहा है, आसमान देख रहा है, ऐसा लगता है आतिशबाजी हो रही हो, पटाखे चल रहे हो, फायर वर्क चल रहा हो, इतना बेहतरीन आसमान दिखता है। ज्योग्राफी में आता है चैप्टर, उसमें पढ़ाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। आर्य कहां के मूल निवासी हैं, आर्य कहां के मूल निवासी हैं, ये आपको आखिरी में जाकर निष्कर्ष निकालना है। हम हर जगह के पढ़ा देंगे, तिब्बत से लेके भारत से लेके दुनिया के पढ़ा देंगे, आखिरी में आपको निष्कर्ष बताने के भी कहां के निकले, बता पाओगे कि नहीं। पढ़ाएंगे हम, निष्कर्ष तो दे पाओगे। आर्य मतलब हम, भारत के लोगों को क्या कहते हैं, तो आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं आप कहां के थे। अब जब सर हम फलाने गांव के थे, लाल वे गांव बाद में बसे, पहले बताए इतिहासकारों ने कहा कि तुम जाके थे ही नहीं, तुम आए हो कौन से, कहां से आए हो। सर मैं गांव से आऊं या पड़वे, ना लाल ना, तुम्हारे पूर्वज कहां से आए थे, उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो पहले पढ़ेंगे, फिर जानेंगे, फिर घर के ही हो। अरे घर वाले से की पिताजी बात बताओ, बढ़िया तो रहते होते यूरोप यूरोप में, काय भगे आए हो भाई, जमीन कितने गई चाहिए मुझे। तो इसके पीछे दो सिद्धांत काम करते हैं, एक का नाम है क्या, एक का नाम है क्या, विकासवादी सिद्धांत, ये भारतीय लोगों ने दिए, मतलब ये देसी सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, देसी सिद्धांत, ठीक है ना। कौन सा, विकासवादी, डेवलपमेंट थ्योरी कहलाती है। दूसरा विश्ववादी सिद्धांत, ये विदेशियों ने कहा, इसका नाम डिफ्यूजन थ्योरी कहलाती है, विदेशियों ने। देसी और विदेशी दो मत हो गए। देसी मत किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, और ये क्लियर है, जिक्र ने दिया विदेशियों ने। आओ विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक आर्यों को भारत का मूल निवासी मानते हैं। कहां का निवासी मानते हैं, जो ये मानते हैं वो ये कहते हैं कि आर्य कहां के हैं, भारत के ही है। वे नहीं आए कौन से कहीं, वे तो भारत में ही थे। इनका मत है कि यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद और ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ होने से पहले का काल एक प्रकार से अज्ञात है। हमने ही बताया, वे 1750 हो गए, ये 1500-250 साल का अज्ञात है, कोई ये पता नहीं है। तुम्हें पता चल जाए नाम मिले नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, पता करना सपना है ना, हमें सुनाना तुम सर, 250 साल में ऐसा ऐसा था, तो तुम्हें हमें नाम करे, इतिहास में नाम लिखा हो जाएगा, फलानी बाई ने फलाई लाल है, ठीक है ना।
किंतु इसी दौरान एक नई सभ्यता ने जन्म लिया होगा जिसका विवरण हमें वैदिक काल के रूप में मिलता है। मतलब यही जन्म हो गया। उन आर्य, उन्होंने कहा हड़प्पा के लोग तो मर गए थे, उनमें से ही कुछ लोगों में परिवर्तन आया और वो परिवर्तन क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता। क्या कहलाया? इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक देखो कौन कौन है। समर्थक के नाम एल.डी. कल। कौन है? एल.डी. कल लगवाएंगे। एलईडी होता है भाई, कब लगवाएंगे? कल लगवाएंगे, ठीक है ना। दूसरे हो गए अविनाश चंद्र, मत लगवाई बाबू, विनाश हो जाएगा। काय को? एलईडी का क्या हो जाएगा? विनाश। संपूर्ण नंद, पूरा ही विनाश, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। कौन कह रहा है ये? संपूर्ण चंद्र। गंगा ना जा, गंगा में आए ये बाय नाश हो जाए तो काय में डालेगा ये? गंगा में। काय में? गंगा में। राजबली पांडे, भाई बलि दे तब जाके बात टिकेगी। ये कह रहे हैं कौन? पांडे जी, बलि लगे, ठीक है ना, इत्यादि, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को आर्यों का मूल स्थान बताया है। क्या आपको याद हो गई? पहले आई एलईडी टीवी, कब लगवाएंगे भाई? कल। लेकिन लगवाता ये कब होगा? विनाश के बाद संपूर्ण विनाश। कब आया हो? गंगा में। बचाना है तो कह दो। किसने कहा ये? सबरे याद हो गए तुम्हें। इतिहास तो मजेदार है कि नहीं है? जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को आर्यों का, नाम से स्पष्ट हो रहा, गंगा बलि सबरे आ रहे हैं। लग ही रहा है कहाँ के हैं जी? भारत के। तो क्या कहेंगे हम? भारत के ही है। विद्वान, देख रहे हैं जी, विद्वान नहीं। अब जिन नाक में दम करेंगे जी विद्वान। कल्लू कह रहा है कि मैं कश्मीर का था। कहां से कल्लू, कहां से कश्मीर? आर्य कहां के थे? कश्मीर। कौन कह रहा है? कल्लू। कौन कह रहा है? कल्लू। समझ में आए ना? अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद ये कह रहे हैं सप्त सेंधा प्रदेश के थे। कहां के थे? सप्त सेंधा प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों की भूमि। पंजाब 5 नदियों की भूमि है। अगर पाकिस्तान और इन सबको ऐड कर ले तो ये सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है, 7 नदियों की भूमि। तो लाल बता रहे हैं अविनाश और संपूर्णानंद कहां के? सप्त सेंधा प्रदेश में। आर्य कहां बसे थे? गंगानाथ जा बता रहे हैं ब्रह्मऋषि प्रदेश। अब ब्रह्मऋषि प्रदेश तो जानते नहीं हो, लेकिन पुराणों में नाम मिलता है। गंगा और यमुना के द्वाब का क्षेत्र कहलाता है क्या? ब्रह्मऋषि। तो आप पेपर के लिए क्वेश्चन है, गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मऋषि, ठीक है ना। राजबली पांडे बता रहे हैं मध्य भाग, हिमालय और विंध्याचल। विंध्याचल मध्य प्रदेश हो गया, तो हिमालय से लेकर मध्य प्रदेश के आखिरी तक, ये दिख रहा है ना महाराष्ट्र, बैतूल हरदा इधर दिख रहा है ना। यहाँ विंध्याचल पर्वत इस तरीके से, यहाँ सतपुड़ा और ऐसे चले जाओ तो विंध्याचल है। तो यहाँ कश्मीर और मध्य प्रदेश तक कौन बसे थे? आर्य बसे थे। तो यहाँ तक आर्य रहे थे, ठीक है ना। तो मध्य भाग हिमालय और विंध्याचल के पर्वत के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? तो ये देखिए इस तरीके से ये था पूरा का पूरा वैदिक पीरियड, इस तरीके से बसा था पूरा। ये आप देख रहे हैं ये गंगा, सबको पता, इंडो आर्यन, सरस्वती नदी, सरयू, सारे का सारा पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे। इन महाजनपदों को भी पढ़ेंगे। दिख रहा है ना महाजनपद लिख रहे हैं। तो आर्य इस तरीके से बसे थे, ठीक है। ये देखो गुजरात है, इस तरीके से इधर ये पाकिस्तान आ गया और ये इधर से पूरा का पूरा भारत। तो इधर बसे थे ये, पाकिस्तान और इंडिया के इस बॉर्डर पे बसे थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर या कश्मीर, तो वहां पर ये दिखता है पूरा। तो पहले आर्य यहाँ रहे थे, ठीक है ना। विसरणवादी सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में।